और पीएम सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आएगा। पीएम सुरक्षा चूक मामले में आज ये फैसला दिया जाएगा। मामले में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि पीएम की सुरक्षा में चूक की हाई लेवल जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम की सुरक्षा खामियों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा जांच के संकेत दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब दोनों की जांच पर रोक लगा दी थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है पीएम सुरक्षा चूक मामले में, और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार की जांच पर भी रोक लगा दी थी। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में यह जांच की गई है और क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आया। सुशील पांडे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। सुशील, एक बड़ा इंटरवीन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र को भी जांच से रोक दिया था, पंजाब सरकार को भी। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता के अंदर ये जांच की गई थी और आज इस पर फैसला आना है। क्या कुछ अनुमानित इस फैसले में हो सकता है, और जो इसमें दोषी पाए जाते हैं यानी कि जो आरोपी हैं जिनकी वजह से चूक हुई है, क्या उनको लेकर भी जो है वो फैसले में किसी तरह की सजा का प्रावधान हो सकता है? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट आज जो फैसला सुना रहा है उस फैसले में वो ये तय करेगा कि किस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में ये जांच आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल अपने फैसले में ये भी तय करेगा कि जो फिलहाल कमेटी बनाई जा रही है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक को लेकर, उसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल किए जाएंगे। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि चूंकि ये मामला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि फिरोजपुर जिस जगह पर प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया था वहां से महज कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर था, लिहाजा इसमें हो सकता है कि एनआईए के अधिकारी भी शामिल किए जाएं। डीजी जो एसपीजी के डीजी हैं उनको शामिल किया जाएगा। पंजाब के जो डीजीपी हैं वो शामिल किए जाएंगे। आईबी के अधिकारी शामिल किए जाएंगे। तो ये तमाम चीजें फिलहाल जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा उसमें स्पष्ट होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में जब केंद्र सरकार और पंजाब सरकार एक दूसरे की कमेटियों पर आरोप लगा रही थी, तो उस आरोप के मद्देनजर ये फैसला लिया है। तो सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो अपना फैसला सुनाने वाला है उसमें एक कमेटी का गठन करेगा जो निष्पक्ष जांच करके आगे बढ़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह भी तय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को अब अपने सुपरविजन में कर लिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ही अब जांच आगे बढ़ेगी। आप ये कह रहे हैं सुशील कि आज जो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रहा है उसमें केवल एक कमेटी तय की जाएगी जो इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी। एक लंबी प्रक्रिया, वक्त लग सकता है नतीजे तक पहुंचने में। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जब दोनों एजेंसियों में कंट्राडिक्टी हो, यानी कि दोनों जांच एजेंसियां एक दूसरे पर आरोप लगाएं, तो निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाना था। और पंजाब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह बताया भी गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस पूरे मामले में जांच निष्पक्ष नहीं हो पाएगी तो एक कमेटी का गठन करे। तो सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले कमेटी का गठन करेगा जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगा। तमाम जो जांच अधिकारी हैं वो उसमें शामिल किए जाएंगे। एक रूपरेखा तय की जाएगी कि कितने समय के अंदर कमेटी जो अपनी रिपोर्ट है वो उनको देगी। उसके बाद जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनके खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है वो तय किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये पता करना जरूरी है कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई कैसे, जब प्रधानमंत्री पंजाब में हैं और स्टेट के डीजीपी की ये प्रमुखता होती है कि सुरक्षा का सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनको दी जानी चाहिए। तो ये चूक हुई कैसे कि प्रधानमंत्री 20 मिनट तक उनका काफिला फिरोजपुर पे रुका रहा, और वहीं पर जो तमाम लोग थे, जो वीडियो में भी सामने आया कि नारेबाजी चल रही थी, तो इतनी बड़ी चूक सामने आई कैसे? जी सुशील, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और इस वक्त की बड़ी खबर, देश में कोरोना बेकाबू रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है।
पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 1,94,720 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 442 की जान गई। हालांकि इस दौरान 60,406 लोग ठीक भी हुए। इसके बाद देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 3,60,05,10 हो गए हैं, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 9,55,319 हो गई है। देश में कोरोना का कोहराम है। 24 घंटे में करीब 2 लाख नए मामले सामने आ चुके हैं, 1,94,720 और ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 4,868 तक पहुंच चुके हैं। तो लगातार बढ़ता हुआ देश में कोरोना का आंकड़ा, सिर्फ 24 घंटे की बात की जाए तो 1,94,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक नजर राजस्थान में कोरोना के बढ़ते कहर। सिर्फ राजस्थान में 24 घंटे में 6,386 नए मामले सामने आए, 4 की मौत हुई। नागौर, जयपुर, अलवर, अजमेर में एक मौत हुई। सबसे ज्यादा जयपुर में 2,166 नए मामले सामने आए। राजस्थान में एक्टिव केस का आंकड़ा फिलहाल 30,597 बना हुआ है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि राजस्थान में कोरोना का ग्राफ किस तरीके से बढ़ रहा है। 7 जनवरी को 3,300 केसेस, 8 जनवरी को 4,108, 9 जनवरी को 5,660, 10 जनवरी को 6,095, 11 जनवरी को 6,366 मामले सामने आए, यानी कि 5 दिनों में 25,529 मामले सामने आ चुके हैं। ये पिछले 5 दिनों का आंकड़ा है, जिसमें संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ी है। और भरतपुर में कोरोना का विस्फोट हुआ। बयाना में भी कोरोना का विस्फोट हुआ। स्कूल स्टाफ के 41 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हुए। कुल 50 सदस्यों के सैंपल लिए गए थे। पहली लहर में एपिक सेंटर बना था बयाना। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का यह मामला है। एक साथ स्कूल स्टाफ के 41 सदस्य पॉजिटिव आए हैं। कुल 50 सदस्यों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 9 को छोड़कर बाकी सभी पॉजिटिव पाए गए। ये भरतपुर के स्कूल का मामला है। एक साथ ये मरुधरा में कोरोना से कोहराम। जब 50 लोगों के सैंपल लिए गए तो उसमें 41 स्कूल में स्टाफ के लोग पॉजिटिव आए। लगातार बढ़ता हुआ मामला। ये भरतपुर में जहां पर 41 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। जयपुर से सौरभ गृहस्थी और कोटा से योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर की तरफ। सौरभ, आंकड़े लगभग दोगुने होते जा रहे हैं और साथ साथ में ओमिक्रॉन भी जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर जयपुर के लिहाज से पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें सौरभ, तो क्या मामूली कमी आई है या अभी भी हर अगले दिन जो है वो मामले डबल हो रहे हैं? सौरभ, देखिए, पिछले कुछ दिनों से तो लगातार डबल हो रहे थे मामले, लेकिन कल जो है वो कुछ मामलों में गिरावट जो है वो देखने को मिली है। परसों जिस प्रकार से 2700 से अधिक मामले सामने आए, तो कल 2100 नए मामले सामने आए। तो ये बताता है कि कुछ गिरावट जरूर देखने को मिली है, चाहे उसके लिए लोगों की जागरूकता कहें या फिर सरकार की सख्ती कहें।
अब जो है वो मामले कुछ कम हुए हैं और ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में और भी मामले जो है वो कम इस लिहाज से हो सकते हैं क्योंकि क्रिसमस और नए साल पर जिस प्रकार से संक्रमण तेजी से फैला था, संभवतः उसका पीक जो है वो आ चुका है और अब जो है वो मामलों में धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना है। लेकिन इस दौरान ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि लगातार मास्किंग जो है वो की जानी चाहिए और बेवजह जो है लोग इधर उधर घूमते हैं उस पर अगर अंकुश लगेगा तो यकीनन जो है वो आने वाले दिनों में कंट्रोल जो है वो हो सकता है। लेकिन ये बात भी सही है कि कई लोग अभी भी इस पूरी तरह से अवेयर जो है वो नहीं है और जिस प्रकार से ये बात सामने आई है कि 90% मामले जो है वो ओमिक्रॉन के ही हैं, तो ओमिक्रॉन जो है वो बहुत तेजी से फैलता है बनिस्बत डेल्टा की, तो मामले जो है वो और भी बढ़ सकते हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि अभी भी जो मरीजों की स्थिति नॉर्मल बनी हुई है और किसी प्रकार से उन्हें अस्पताल में एडमिट नहीं होना पड़ रहा है, ना वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है, ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, नॉर्मल दवाइयों से भी वो रिकवर हो रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी राजस्थान में फिलहाल कम बनी हुई है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अभी किसी भी प्रकार की दिक्कतों का जो सिलसिला है वो नहीं शुरू हुआ है। हालांकि केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ जोधपुर से रंजन दवे भी जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। रंजन, आंकड़ों में बढ़त बरकरार है, मामूली कमी आई है और अगर जोधपुर के रिकवरी रेट की बात की जाए तो आंकड़े क्या कहते हैं? जी, निश्चित तौर पर आंकड़ों की जो अगर बात की जाए तो 700 से ज़्यादा का संख्या पॉजिटिव रोगियों की आया है। बीते दिन जो रिपोर्ट्स आई है उसके अनुसार उसके बीते दिन लगातार 600 से बाहर आए हैं। फीसद के हिसाब से बात की जाए तो जोधपुर है जो कोटा के बाद में आ रहा है, जयपुर से आगे है। लगातार सरकार की ओर से जो गाइडलाइन दी जा रही है उसकी पालना के लिए बीते दिन भी हमने देखा कि जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर सड़कों पर निकले, लोगों से आग्रह किया क्योंकि नई गाइडलाइन थी, उसकी पालना के तहत पहला दिन था और समझाइश के तहत प्रयास किए गए। और ये भी बताना चाहूँगा कि जॉइंट इन्फोर्समेंट टीम जो है वो लगातार है जो कार्रवाई भी कर रही है। चालान की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं सख्ती के माध्यम से भी संदेश देने का प्रयास किया गया है। ऐसे में उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आम जनता को समझ आएगी, क्योंकि बीते दिन भी जिस तरीके का घटनाक्रम रहा उसमें रोगियों की संख्या कहीं ज़्यादा है। 700 का जो आंकड़ा है वो ज़्यादा है। हालांकि राहत भरी बात यह है कि लोग हैं जो अस्पतालों में नहीं घर में ही अपना इलाज ले रहे हैं। अस्पतालों की बात करें तो कुछ मरीज एम्स में भर्ती हैं और 20 से 25 मरीज जोधपुर के मथुरादास माथुर गांधी अस्पताल में इलाज ले रहे हैं। तो ये ज़रूर एक राहत की बात है। बार बार सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है, जिला प्रशासन इस पर लगा है, नगर निगम की टीम लगी है, चिकित्सा प्रशासन ये भी अपना प्रयास कर रहे हैं। प्रयास ये किए जा रहे हैं कि लोगों को समझाइश के द्वारा अपील की जा रही है कि आप घर पे रहें और किसी तरह की कोताही ना बरतें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, जिससे कि इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। जी, कोटा की तरफ रुख करते हैं। कोटा से हमारे साथी योगेश त्यागी भी बने हुए हैं। योगेश, कोटा के आंकड़े क्या कह रहे हैं और वहां की रिकवरी रेट क्या कहती है? क्या लोगों के अंदर अभी अवेयरनेस आई है लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए? योगेश। आसिफ, अगर बात कोटा की जाए तो 446 कल की तारीख में जो नए पेशेंट आए हैं 1329 एक्टिव केस कोटा में हो चुके हैं। लेकिन वहीं अगर रिकवरी की बात की जाए तो कल 26 जो मरीज हैं वो रिकवर भी हुए हैं और अभी आज की डेट की अगर बात की जाए तो कोटा में जो अस्पतालों में एडमिट है वो कुल 24 मरीज हैं। 24 मरीज अस्पताल में एडमिट हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये चीज़ दिख रही है कि जो मरीज़ है वो कम अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं क्योंकि उनका इलाज घर पर ही हुआ जा रहा है, घर पर क्वारंटाइन किया जा रहा है उनको, और जो दवाइयां हैं उन्हीं से जो उनको इलाज जो है वो भरपूर मिल रहा है। तो अस्पताल में एडमिट होने की नौबत यहाँ पर कम आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में अवेयरनेस की जहाँ तक हम बात करें तो अवेयरनेस इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि लोग अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि हमें वैक्सीन लग चुकी है और इसकी मारक क्षमता जो है, कोरोना वायरस जो है अभी का ओमिक्रॉन, उसकी मारक क्षमता कम है, उससे नुकसान कम हो रहा है। तो लोग उस चीज़ को लिए निश्चिंत हो गए हैं कि अब हमारा क्या कुछ हो जाएगा या कोरोना से हमें क्या नुकसान हो जाएगा, वो उस चीज़ को लोग समझ नहीं रहे हैं और अभी भी मास्क और 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं कोटा में।
और जहां तक यानी योगेश, अगर बाजारों साफ की तौर बात पर है देखा जाए तो भले ही आंकड़े कितने भी बढ़ जाएं, लगातार जो है वो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, बावजूद इसके लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस नहीं आई है। बाजारों में वही तादाद है और जो कोविड गाइडलाइंस है उसकी पालना करते हुए भी लोग जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। भरतपुर से दीपक पुरी भी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, केवल एक स्कूल के अंदर 50 टेस्ट किए गए जिसमें से 41 लोग पॉजिटिव आए। भरतपुर में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना का संक्रमण किस तेजी से फैल रहा है। बावजूद इसके क्या लोगों में अवेयरनेस आपको नजर आ रही है भरतपुर में? बिल्कुल आसिफ, अगर लोगों की अवेयरनेस की बात की जाए तो लोग बिल्कुल जो है लापरवाह नजर आ रहे हैं और इस लापरवाही का खामियाजा जो है लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब कोरोना केसों की संख्या जो है भरतपुर में 959 हो गई है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कल जो केस है वो 365 केस सामने आए थे, जिसमें एक ही स्कूल में जो है बयाना में की बात की जाए तो 41 जो स्टाफ वहाँ का था मौजूद 50 लोगों की सैंपलिंग कराई गई थी, जिसमें से 41 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए थे। तो लोगों की जो लापरवाही है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो कैमरे को देख करके और जो है मास्क लगाते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? दुकान में जा रहे हैं। तो देखिए भागते हुए लोग जो है नजर आते हैं। आपने मास्क नहीं लगा रखा कैमरे, लगा तो रखा भैया, तो कैमरे को देख के मास्क लगाया। तो कहीं ना कहीं आसिफ, इस तरह की जो लापरवाही है ये जो है कोरोना संक्रमण की जो चैन है उसकी रफ्तार को जो है बढ़ा रही है और पुलिस जो है बिल्कुल दीपक, साफ तौर पर देख रहे हैं कि आंकड़े किस कदर बढ़ रहे हैं और ताज्जुब की बात यह है कि पूरे देश ने दूसरी लहर के दौरान ऐसा डरावना दृश्य देखा था। बावजूद इसके जो लोग हैं वो संभलने के लिए तैयार नहीं हैं, गाइडलाइन की पालना करने के लिए तैयार नहीं हैं और रोज बढ़ते हुए आंकड़ों को देखकर ये सोचने पर मजबूर नहीं है कि अगर पालना नहीं की गई तो ये बीमारी उनके दरवाजे तक भी पहुंच सकती है। आप चारों साथियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। जोधपुर में बढ़ते संक्रमण की डरावनी रफ्तार ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। नई गाइडलाइन की पालना कराने के लिए कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोस मोहन सहित पूरे अधिकारी सड़कों पर निकले और आमजन से अपने सभी काम 8 बजे तक पूरा करके घर पहुंचने की अपील की। बीती शाम 8 बजे पावटा चौराहे पर पहुंचने के बाद शहर के अलग अलग चौराहों से अधिकारियों का काफिला गुजरा, जो रात 9 बजे शास्त्री सर्किल पर जाकर खत्म हुआ। जिला कलेक्टर ने जीवन और आजीविका के बीच तालमेल के राज्य सरकार की मंशा को जताया। वहीं जोन्स मोहन ने नई गाइडलाइन की पालना के लिए रात्रि 8 बजे तक मार्केट खुलने की बात कही। राजस्थान सरकार हर कदम बहुत सोच समझ के उठा रही है। मजबूरन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कोविड की तीसरी लहर लगातार बढ़ती जा रही है। 700 से ज़्यादा केसेस आज भी जोधपुर के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। आज से जो रिस्ट्रिक्शंस चालू हुई हैं, 11 तारीख से जो ऑर्डर्स लागू हुए हैं, चाहे वो रात को 8 बजे के बाद दुकानें बंद होने की बात हो, चाहे नाइट कर्फ्यू की बात हो, चाहे आने वाले समय में वीकेंड कर्फ्यू की बात हो, इन सभी चीज़ों के माध्यम से आमजन में एक अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। राज्य सरकार का आदेश के अनुरूप कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार 8 बजे से बाजार बंद होना है और लगातार पुलिस अनाउंसमेंट किया जा रहा है। दुकानदारों को भी ये निर्देश दिया जा रहा है कि समय पर दुकान बंद हो और अनावश्यक किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हो। और जनता को और जागरूक करना भी हम चाहते हैं कि कोरोना का संक्रमण यदि हर एक व्यक्ति चाहे और जो गाइडलाइंस का पालना करे, निश्चित रूप से संक्रमण रुक जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में सोमवार शाम हुई युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करने का दावा किया। गिरफ्तार शख्स का नाम गुड्डू बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गौरतलब है कि कानपुर निवासी बंशीलाल ने सोमवार शाम 7 बजे थाने में गुड्डू के हाथों अपने भाई की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कोटा की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने 9 लाख की अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार आरोपियों से 204 किलो अफीम बरामद की है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम ने जब 12 रोड पर बोरखंडी की तरफ से आती हुई स्कॉर्पियो को रुकवाया तो पुलिस को देखकर स्कॉर्पियो सवार भागने लगा।
पुलिस ने पीछा कर दोनों तस्करों को दबोच लिया और दोनों के कब्जे से अफीम बरामद कर ली। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा में ऑटो में सवार युवक को जेब कतरों ने निशाना बनाया। इसके पास से जेब कतरों ने 12,500 रुपए पार कर लिए। इस वारदात को 2 जेब कतरों ने अंजाम दिया और इन शातिरों से ऑटो वाला भी मिला हुआ था। पीड़ित ने गुमानपुरा थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। मामला दर्ज कर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ये बस स्टैंड पे उतर के ऑटो में बैठा। बाद में मैं गोविंदनगर जा रहा था। वहाँ से मैंने रास्ता में उनने पैसा भी नहीं दिया मेरे से और रास्ता में उतार के चले गए। वो बोला कि ये ऑटो ख़राब हो गया, ऑटो सही कराऊंगा, तुम उतर जाओ यहीं। ऑटो ख़राब है, ये टायर ख़राब है, उधर सरको, उधर सरको। अब वो एक सॉल ऑर्डर रखा था, उधर की साइड में सरका दिया उसने। फिर वो भी उधर की साइड में दब गया, दूसरा वाला भी। उसमें 2 जने बैठे थे हाँ पीछे, और एक वो चला रहा था। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।